स्टार्ट कराने जा रही हूँ यूनिट 8 जो कि है हमारी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम इसे हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आईसीटी के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर हम आज के टाइम को कंप्यूटर का युग बोले तो कुछ भी इसमें गलत नहीं होगा। जिस तरह से हमारे चारों तरफ कंप्यूटर का एक जाल सा बिछ गया है, जहाँ भी देखे हर जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, ठीक है। तो हर जगह क्या आजकल कंप्यूटर का चलन बढ़ गया है। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली क्या हो रहे हैं, सीबीटी हो रहे हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुके हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर के बढ़ते चलन ने आईसीटी की उपयोगिता को बढ़ा दिया है। क्या होता है आईसीटी, चलिए बात करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक कंप्यूटिंग का बुनियादी ढांचा है। क्या बेटा, आधुनिक कंप्यूटिंग का एक बुनियादी ढांचा यानी इसका बेस है, ठीक है। कंप्यूटिंग का बेस है, किसी भी कंप्यूटर का बेस होता है आईसीटी। आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी का ही पर्याय है, यानी ये आईटी का ही पर्याय है। आईसीटी को कभी कभी आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए साथ समान रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी आईटी को आईसीटी के रूप में भी यानी इसे पर्यायवाची भी मान लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी आईटी को आईसीटी का पर्यायवाची भी मान लिया जाता है। हालांकि आईसीटी का आमतौर पर आईटी की तुलना में कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संबंधित सभी घटकों की अधिक व्यापक सूची का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो ये आईसीटी है ना, आईसीटी आईटी के मुकाबले कहीं ज़्यादा व्यापक अवधारणा है, ठीक है। जो आईसीटी इससे कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। हालांकि आईसीटी की कोई एकल या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही चीज़ है आईसीटी है। इस शब्द को आमतौर पर सभी जैसे जो उपकरण है, कुछ नेटवर्किंग घटक हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, प्रणालियाँ क्या हैं, इन सभी के लिए इसे स्वीकार किया जाता है, ठीक है। जो संयुक्त रूप से लोगों और संगठनों यानी व्यवसायों, गैर लाभ एजेंसियों, सरकारों और आपराधिक उद्यमों को बात करने की अनुमति देते हैं लाडिजिटल दुनिया में। डिजिटल वे में किस प्रकार से जो ये व्यवसाय कंपनीज है किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग कर रही हैं, गैर लाभ एजेंसियां होती हैं, एनजीओज होते हैं, सरकार के कामों में किस प्रकार से कंप्यूटर और आईसीटी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या उसके यूज़ है, मिसयूज़ क्या हैं, और आपराधिक जो उद्यम है उनमें किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है, इन सभी के, और ये सब आपस में किस प्रकार से डिजिटल वे में बात करते हैं, यही क्या होती है आईसीटी। क्या होती है बेटा, ये आईसीटी, ठीक है। आप बेटा इसके नोट्स भी साथ के साथ में बनाते चलना, ठीक है। अच्छा बेटा, ये है UNESCT, ठीक है। इसके अनुसार ये किस प्रकार से बताते हैं आईसीटी के बारे में है। यूएनसीटी उन तकनीकों के रूपों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग सूचना को बनाने में किस किस रूप में संदर्भित करता है, किस किस रूप में परिभाषित करता है कि सूचना को बनाने में, उनको संग्रहित यानी इकट्ठा करने में, साझा करने में, प्रसारित करने में, ठीक है, और विनिमय करने के लिए किया जाता है। किस किस के लिए, एक तो सूचनाओं को किस प्रकार से, इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से बनाया जाए, उन्हें किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से लोगों से उनको साझा किया जाता है, और उन्हें किस प्रकार से उनका प्रचार किया जाता है, उन्हें प्रसार किया जाता है और विनिमय करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। आईसीटी में रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, फिक्स्ड लाइन एंड मोबाइल, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है, ठीक है। क्या क्या है बेटा, सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर को हम आईसीटी बोल देंगे। आज के टाइम में हम जब रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है, जो कोई भी हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, वो सूचना प्राप्त करने का चाहे कोई भी साधन हो, कोई भी तरीका हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, वीडियो के द्वारा भी हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, डीवीडी या मोबाइल फ़ोन से भी, ठीक है, चाहे वो ये फिक्स्ड लाइन वाला हो या फिर मोबाइल हो, और सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है, और नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सभी से हम क्या सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उपकरण इन तकनीकों से जुड़ी सेवाएं जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सभी क्या आते हैं आईसीटी में ही ये शामिल है, ठीक है बेटा।
ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्यूटर को ही आईसीटी के लिए उपयोग करते, बल्कि चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो, ये सभी क्या आते हैं, आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ठीक है, ने भी स्कूली शिक्षा में आईसीटी के महत्व को रेखांकित किया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आजकल की शिक्षा उसको किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाए, ताकि जो दूर दराज क्षेत्रों में लोग बैठे हैं उन तक उन सभी का शिक्षा का जो है उनको लाभ मिल पाए। ठीक है, आईसीटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रमुख प्रतिमान बदलाव शिक्षा में अनिवार्य है। ठीक है, कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर का युग आ गया, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसको किस प्रकार से कंप्यूटर से जोड़ देना चाहिए, यही सब चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें निर्देशात्मक शिक्षण होता है, बहु अनुशासनात्मक जो समस्या को सुलझाने और महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की विशेषता है। 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग स्कूल नहीं जा पाते, मान के चलिए जैसे आज का टाइम, ये कोरोना के टाइम में हम लॉकडाउन हुए पड़े हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन में हम किस प्रकार से शिक्षा से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन से जुड़े रह सकते हैं, तो यही सब चीज़ें क्या आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। हम आईसीटी के द्वारा ही आज के टाइम में मान के चलिए ये आजकल ये ऑनलाइन जो कोचिंग चल गई हैं, ठीक है, इतनी सस्ती हो गई, पहले के मुकाबले जो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो बच्चों का जो पैसा इन्वेस्ट होता था, ठीक है, उसमें टाइम भी इन्वेस्ट होता था, और क्या जो दूर दराज के गरीब बच्चे वो ऑफलाइन क्लासेस लेने में सक्षम नहीं होते थे। ठीक है, तो जो शिक्षा का जो पहुंच थी वो कुछ ही लोगों तक सीमित रह गई, कुछ ही लोगों तक वो लिमिटेड रह गई। लेकिन जिस तरह से आईसीटी का आजकल उपयोग बढ़ रहा है, उससे क्या हो गया है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो और भी ज़्यादा व्यापक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को ले पा रहे हैं। किसके, ये कैसे संभव हुआ, ये आईसीटी के द्वारा ही संभव हो पाया है। आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हो तो ये भी किस वजह से है, आईसीटी के द्वारा ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप आईसीटी को जान गए होंगे। विश्व बैंक, कई सरकारी प्राधिकरण हैं या फिर कुछ जो एनजीओज हैं, उनकी नीति और कार्यक्रमों की जो वकालत करते हैं, जिनका उद्देश्य उन व्यक्तियों और आबादी के बीच आईसीटी तक अधिक पहुंच प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटना। ठीक है, जो कि जो अमीर और गरीब के बीच में खाई रह गई उन सभी को वो पाटना है। ठीक है, उनको पूरा करना है। ये लोग बोलते हैं कि आईसीटी के द्वारा हम उन लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं जो कि अभी तक भी शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ठीक है, या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये इंटरनेट लाइट की भी सुविधा नहीं है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, तो वहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो आईसीटी के द्वारा ही। ठीक है, ये विभिन्न संस्थान इस बात पर जोर देते हैं कि आईसीटी क्षमताओं के बिना उन कई अवसरों और लाभों को छोड़ दिया जाता है जो आईसीटी बनाता है। ठीक है, इसलिए सामाजिक आर्थिक संदर्भ में आगे पीछे हो जाएगा। क्या है बेटा, ये जो संस्थान है कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक हो गया, कुछ सरकारी जो प्राधिकरण हो गए, ठीक है, कुछ सरकारी जो वेबसाइट्स हो गई हैं, गैर सरकारी संगठन एनजीओज हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार जोर देते हैं कि उन व्यक्तियों और जो उन लोगों तक भी आईसीटी की पहुंच जानी चाहिए जो कि अभी तक इन सब चीज़ों से वंचित रह गए हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं कि मतलब उस छोटे से छोटे लोग के पास भी आईसीटी की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब अब तक पीछे रह गए थे। ठीक है, जिससे कि हमारा देश आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके और उन लोगों का भी सामाजिक आर्थिक विकास हो जाए। ठीक है, वो पीछे ना रह जाए। संयुक्त राष्ट्र अपने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक को क्या है, जो आईसीटी ये सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, उनमें से एक क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो पहुंच को उसे बढ़ाया जा सके। तो ये संयुक्त राष्ट्र बताता है कि 2020 तक कम से कम विकसित देशों में इंटरनेट के लिए सार्वभौमिक और सस्ती पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो ये सतत विकास है संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 7 है। ठीक है, इनमें से एक क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का
हर एक तक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम 2020 तक जितने भी विकसित देश है, ठीक है, उनमें सभी लोगों के पास में संपूर्ण रूप से सस्ती आईसीटी की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, वो आईसीटी तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते बेटा आईसीटी के घटक क्या क्या हैं। इसमें न केवल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से जुड़े हार्डवेयर उपकरण शामिल होंगे, ठीक है। इसमें केवल जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड चीज़ें शामिल नहीं होंगी, बल्कि इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री जैसे कि इंटरनेट और अन्य उपग्रह संचार उपकरण। क्या क्या बेटा फिर से देखते हैं क्या क्या। सिर्फ इन्होंने बताया कि जो इसमें कंप्यूटर से ही शामिल जो उपकरण नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए कुछ इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री होगी, उसके अलावा इंटरनेट और अन्य उपग्रह संचार उपकरण भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा रेडियो टेलीविज़न होंगी, इनकी सेवाएं होंगी, और वेब आधारित रिपोजिटरी होंगी, ठीक है। इंटरैक्टिव फोरम होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी शामिल होगी, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। आइए देखते हैं आईसीटी के क्या क्या लाभ होते हैं। अगर हम आईसीटी के लाभों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है प्रिसीजन, यानी आईसीटी के माध्यम से जो सूचना हमें मिल रही है, ठीक है, जो जानकारी हम प्राप्त कर पा रहे हैं वो बहुत सटीक हो। ये नहीं कि हम कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। आजकल जैसे गूगल का टाइम हो गया, ठीक है, अब से 20 साल पहले तक बिल्कुल भी संभव नहीं था कि हम कोई इतने किसी भी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर ले। लेकिन जब से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, आईसीटी का उपयोग बढ़ा है, क्या है कि हम कोई भी दुनिया की चाहे कोई भी जानकारी उसे कुछ सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि संचार में कोई समय अंतराल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारी पहुंच है इन्फॉर्मेशन तक वो उसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए जो संभावना गलती की जो संभावना होती है वो भी कम हो गई। क्या है, गलती की संभावना, गलतफहमी की संभावना भी कम हो गई है, यानी जो सूचना वो पूरी तरह से हमें सटीक मिलती है, सच मिलती है। नेक्स्ट क्या है, बहुमुखी। आईसीटी कई कार्यों को करने में मदद करता है, ठीक है, जैसे डेटा को इकट्ठा करने में, उसे सत्यापित करने में, प्रक्रिया और प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब डेटा को किस प्रकार से इकट्ठा करें, ठीक है, उसे किस प्रकार से उसका ऑथेंटिकेशन करें कि वो सही है या गलत है, ठीक है, और किस प्रकार से हमारी कौन कौन सी प्रक्रिया होगी अपने किसी भी कार्य को करने के लिए डिजिटल वे में, इस बारे में ये बताता है, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इससे 1 या 2 कम लिमिटेड ही काम किए जा सकते हैं, बल्कि इससे बहुत सारे काम एक साथ में किए जा सकते हैं। सूचना का कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, सूचना का संचार किया जा सकता है। आईसीटी इस तरह के संचार के लिए एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करती है, ठीक है। क्या है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है बेटा। मल्टीमीडिया का मतलब हम कई सारी चीज़ें एक साथ में कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो कॉल भी, चाहे हम चैटिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा हम एक दो लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड आईसीटी संसाधनों के वितरण और प्रभावी उपयोग में एक आबादी में 2 या 2 से अधिक समूह के बीच बड़े अंतर को संदर्भित करता है। क्या है बेटा, कि कुछ लोग तो वो है कि जिनके पास में अच्छी पहुंच है, ठीक है, कंप्यूटर के साधनों की और बाकी चीज़ों के, लेकिन एक समूह ऐसा भी है कि जिसके बीच जो मतलब आसानी से ऑनलाइन ये जितने भी संसाधन इन तक नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के लिए शहरी और ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच काफ़ी भिन्न है, ठीक है। आप देखते होंगे कुछ लोग जो बच्चे शहरों से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि वो इंटरनेट तक या साइबर कैफ़े तक आसानी से जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में आज भी इंटरनेट की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। लोगों को शहरों में आना पड़ता है अपना कोई भी डिजिटल काम करवाने के लिए, इंटरनेट के द्वारा जो भी काम हो रहा है उसे करवाने के लिए उन्हें आज भी शहरों तक आना पड़ता है। एक दृष्टिकोण में आईसीटी को आबादी के उपसमूह के बीच की खाई को पाटने के लिए माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आईसीटी का उपयोग जो है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम जो ये खाई है, ठीक है, दोनों के बीच जो अंतर हो गया शहरी और ग्रामीण भारत के बीच में, इसको हम पाटने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। मतलब जो अंतर हो गया इसको हम पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा, ठीक है बेटा। लेकिन देर से कहा गया है कि आईसीटी अंतराल को चौड़ा करने में योगदान दे रहा है, ठीक है। मतलब
काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जो आईसीटी का चलन बढ़ रहा है, इससे ये जो खाई है वो और भी ज़्यादा चौड़ी हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इनका जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो पहुँच है वो सिर्फ शहरों तक ही लिमिटेड हो गई, गाँव में अभी भी उतनी सुविधा नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। तो इससे क्या है, जो शहरों के लोग हैं वो ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और गाँवों में इसका जो उचित इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आगे देखते क्या बेटा, स्वास्थ्य। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग की लत आईसीटी के उद्योग का एक लोकप्रिय और पहचाना जाने वाला साइड इफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो इंटरनेट होता है और ये सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं, इसका हमें क्या एक लत सी लग गई है, ठीक है। ये मतलब आजकल जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग कम ध्यान समस्याओं के साथ भी जुड़ा है, ठीक है। मतलब जो लोग ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मतलब आप देखते होंगे फ़ोन में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो इसका इफेक्ट उनके जो बच्चे स्टूडेंट उनके रिजल्ट पर भी पड़ता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उन्हें मेंटली भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो ठीक है। इस तरह से जहाँ एक तरफ जो ये आईसीटी हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव डाल रही है, ठीक है, हमारे लाभ दे रही है, एक तरफ ये हमारे हेल्थ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलवाड़ ज़रूर कर रही है, ठीक है। जैसा कि कहा भी गया है कि जो विज्ञान है सिर्फ एक वरदान ही नहीं, एक अभिशाप भी है, ठीक है। वरदान के साथ साथ में अभिशाप भी है। हर किसी चीज़ के होते हैं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट। अभी देखते बेटा आईसीटी के नुकसान क्या क्या है। एक तो लागत, ठीक है। क्या है, आईसीटी उपकरण वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। जो गाँवों के लोगों ने तो डेफिनेटली महंगे लगेंगे, लेकिन जब हम उनकी पहुंच तक का जो मतलब हिसाब रखते हैं तो वे बहुत सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे, पहले तो हमें लगता है कि हाँ देखो कितना महंगा है, ठीक है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उन तक पहुंचने लगते हैं हमें वो सस्ते लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करने में लागत शामिल होने के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। मान के चलिए अगर हमें देखते हैं कि जब कोई बुक्स वगैरह छपती हैं, ठीक है, एक तो उनमें जो छपाई में उनकी प्रिंट करने में उनमें बहुत ज़्यादा लागत लगती, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। और क्या है, जब हम कोई भी बुक्स के लिए पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, इससे पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब साइड इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आईसीटी है, ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं अच्छी भी है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि हम आज ऑनलाइन वे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स जो हो गई वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो गई है, तो इससे क्या होता है कि पेड़ बचे रहेंगे और हमें ज़्यादा बुक्स छापनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। हैकिंग, सेकंड क्या हो गया बेटा, हैकिंग। हमारे विभिन्न खातों की पहुंच उपयोग आईडी के माध्यम से, ठीक है। मतलब जो भी आपका खाता बनता, कोई भी नया अकाउंट बनाते तो वो आप अपनी आईडी के माध्यम से बनाते हो, ठीक है। किसी का कुछ है जैसे मतलब जैसे प्रीतिनागर.com वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह से। और ये सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करती है, ठीक है। जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट के माध्यम से लोग चोरी कर लेते, ठीक है। क्या है, इंटरनेट के द्वारा मतलब किसी के अकाउंट को हैक कर लिया और वहाँ से उनकी जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको चोरी कर लेते हैं और दूसरों के सुरक्षा जो पासवर्ड है मतलब सिक्योरिटी पासवर्ड है उनको अपने पास में इकट्ठा कर लेते हैं और जो दूसरों के अकाउंट तक वो पहुँच जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, हैकिंग, यानी आम भाषा में इसे कंप्यूटर चोरी भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। सेकंड क्या, अनाधिकृत सामग्री का उपयोग। क्या है, 1 सेकेंड सॉरी। डेटा के इंटरनेट और डिजिटल रूप ने सामग्री के स्रोतों को जिम्मेदार स्वीकार किए बिना सामग्री के आसान दोहराव की अनुमति दे दी है, ठीक है। कई बार कैसा होता है, हमारे पास में कोई मैसेज आया, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक इंसान से आया और क्या है वो फिर दूसरा भी उसे भेजता है, फिर तीसरा भी उसे भेजता, तो इस तरह से किसी भी सामग्री का ओवरलोड हो गया है। ट्रोल और गालियाँ, ठीक है। इंटरनेट भी लोगों को ऑनलाइन ट्रोल करने और गाली देने के रूप में व्यक्तिगत दुश्मनी व्यक्त करने का एक मंच बन गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोगों को कुछ सेलिब्रिटी होते हैं उनको लोग ट्रोल करते हैं, ठीक है, उनको मैसेज के थ्रू, ये ट्विटर के थ्रू उन्हें गाली भी दी जाती है, अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रोल करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ये प्रियंका चोपड़ा ने एक ड्रेस पहनी थी जिसको जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट बिल्कुल एक सही जगह है, बिल्कुल नहीं है, इस पर बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। हैकिंग हो गया, ट्रोल करना हो गया, अब्यूजिंग हो गया। चूँकि इंटरनेट में पहचान छुपाना आसान होता है,
ठीक है, इसलिए लोग इस प्रथा का अधिक सहारा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब पता नहीं चलता कि भाई किसने किया, वो किसी दूसरे की आईडी से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, किसी को ट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे शाहरुख खान को भी किया जा रहा है ट्रोल, बाकी कई बार सेलिब्रिटीज़ को भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रियंका चोपड़ा के पता नहीं क्यों पीछे लगे हुए लोग, तो बेचारे को उनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मैंने तो यही देखा। आगे देखते हैं बेटा। हाँ देखिए बेटा, वायरस। ठीक है, वायरस लोगों द्वारा लिखे गए अपेक्षाकृत सरल कार्यक्रम है। ठीक है, और कंप्यूटर है उनकी फाइलों के लिए उपद्रव या क्षति का कारण बनते हैं। आपने सुना होगा कि उनके जो ये कंप्यूटर में वायरस घुस गया, फ़ोन में वायरस घुस गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह उनके वो हार्म पहुंचाते हैं कंप्यूटर को या फॉर्म, जो ये नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी फाइल को। ठीक है, वे डेटा और डेटा को जो डेटा को हानि करते हैं, दूषित करने के लिए भी जिम्मेदार। ठीक है, डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे ख़राब करते हैं। ठीक है, और आपके जो मतलब आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन उसको चुरा लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। आगे देखते हैं इसमें शिक्षा में इसका ICT का क्या क्या महत्व है। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए ICT का उपयोग, शिक्षा पर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़े भी। ठीक है, यानी शिक्षा को किस प्रकार से मतलब ICT से जोड़ा जाए, उससे क्या क्या जो शिक्षा का किस प्रकार से सुधार किया जाए। और भारत सरकार भी कई प्रकार के कार्यक्रम चला चुके हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख था उनमें सर्व शिक्षा अभियान की। ठीक है, जो शिक्षा की पहुँचे वो सभी तक जाए। ठीक है, उसके बाद में फिर ICT ने 2005 में यूनिवर्सल, बेटा ये नोट करने वाली चीज़ें, ICT ने 2005 में यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन पर अपने रिपोर्ट में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE द्वारा सिफारिश किए गए स्कूली शिक्षा के मानदंडों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया। ठीक है, इसके बाद में जब ये सुधार किए गए शिक्षा के क्षेत्र में 2005 में, तो उसके द्वारा बहुत सारे स्कूलों को मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी को, लेकिन मोस्टली स्कूलों को ICT से जोड़ा गया। ठीक है, जिससे कि जो शिक्षा की पहुँच है वो हर एक तक पहुँच पाने आसान हो। ICT वेब आधारित बनने के साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोगी। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए, इसका मतलब होता है बेटा डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। जैसे कुछ लोग मान के चलिए बेंगलोर में पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, किसी वजह से, फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से या किसी अन्य वजह से वो दिल्ली आ पाने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से बुक्स वगैरह रेफ़र कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ठीक है, वो इस तरह से वहाँ से डिस्टेंस जो एजुकेशन वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं रह गया कि भाई जो बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे, वो किसी अलग स्टेट पर नहीं जा पाएंगे, या जो अलग स्टेट के बच्चे यूपी बिहार में आकर पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आजकल जो शिक्षा वो पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है कि कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा समर्थित होने के लिए कक्षा में ICT का उपयोग करने के साथ शिक्षक के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या जो आजकल शिक्षक है, ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा वो सिर्फ किसी एक सिटी तक, किसी कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड तक ये फैल गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होने चाहिए। ठीक है, उन्हें एक एक को शिक्षित करना। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी उनसे शिक्षा प्राप्त करे, इस तरह से वो उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, जो शिक्षक है उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी हो कि हर किसी को वो शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो पाए। आगे देखते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन क्या है? शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन क्या है बेटा? NMEICT। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना। क्या बेटा? ये मतलब ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, उसके द्वारा ये शुरू की गई परियोजना है। भारत सरकार सभी योग्य और इच्छुक शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करने की दृष्टि से, ठीक है, मतलब ये जो परियोजना है क्या है? NMEICT। ठीक है, ये मानव विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्यों की गई है? कि जितने भी जो लोग ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, जितने भी इच्छुक शिक्षार्थी उनको एक अच्छी सामग्री प्रदान की जाए। ठीक
ठीक है। तो ये इसलिए है, इसने आईसीटी सक्षम उच्च शिक्षा को आरंभ करने और तेज करने के लिए जो जुड़वा पैडल के रूप में सामग्री और कनेक्टिविटी की परिकल्पना किया है कि ठीक है, मतलब उन्हें अच्छी सामग्री प्रदान हो और उन्हें अच्छी कनेक्टिविटी भी मिल पाए, इस बारे में इन्होंने बात की है। यह डिजिटल डिवाइड को पाटने का भी कार्य करता है, ठीक है। जो मतलब एक खाई बन गई है लोगों के बीच में, तो उसे भी एक गैप बन गया, उसे भी पाटने का कार्य करता है। अर्थात उच्च शिक्षा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों शिक्षार्थियों के बीच शिक्षण और सीखने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग करने के कौशल में अंतर, और उन लोगों को सशक्त बनाना जो डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य धारा को संयुक्त करने में सक्षम नहीं है। यानी कि इसका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि जो ये मतलब शिक्षा है वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित रहे, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल लोगों तक ही सीमित रहे, बल्कि शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाना या फिर डिजिटलाइजेशन को उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी तक भी इस क्षेत्र से अछूते हैं, ठीक है, और जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में। तो मतलब हर किसी को मेन जो मुख्य धारा में जोड़ने से, ठीक है। तो इनका क्या मकसद है कि कोई भी ज्ञान से अछूता ना रहे, सभी को प्रॉपर जो नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसी अर्थव्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, सामाजिक क्या व्यवस्था है, राजनीति किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो सभी को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है ई लर्निंग के लिए उपयुक्त शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने, आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रदर्शन प्रयोगों की सुविधा प्रदान करने और ऑनलाइन परीक्षण और स्पष्टीकरण देने, शिक्षकों को मार्गदर्शन और संरक्षक सीखने के लिए और शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्ध शिक्षा उपग्रह यानी एडवर्ड का उपयोग और शिक्षण आदि की नई पद्धति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों के लिए होम यानी डीडीएच प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण और सशक्तिकरण का निर्देशन, ठीक है। मतलब ई लर्निंग के द्वारा किस तरह से शिक्षक जो हैं किसी को भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, किन मतलब क्या क्या उनके सोर्स होंगे, किस प्रकार से उन्हें जो शिक्षक है उन्हें मतलब किस प्रकार से वो बना जाए कि जो अच्छे से वो अपनी मतलब उन्हें क्या क्या टेक्निक्स बताई जाए, किस तरह से उन्हें प्रॉपरली सिखाया जाए कि लोगों को किस प्रकार से वो शिक्षा दे, उन उपकरणों को किस प्रकार से यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिससे कि प्रशिक्षण और सशक्तिकरण का निर्देश उन्हें मिलता है, ठीक है, किस प्रकार से वो शिक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से दे सकें और जो मतलब स्टूडेंट्स है वो किस प्रकार से शिक्षा को अच्छे से ले सके, ठीक है बेटा इसमें स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली, ठीक है, एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिसमें स्कूल शिक्षक, छात्र, स्कूल प्रबंधक और समुदाय बड़े पैमाने पर भाग लेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि इस प्रकार से स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे जिसमें कि जितने भी स्कूल्स हैं, शिक्षक हैं और छात्र हैं, मतलब स्कूल का मैनेजमेंट है और समुदाय बड़े पैमाने पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। ये नहीं कि भाई किसी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही है, किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना। इस कार्यान्वयन में स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल होंगी, ठीक है। क्या क्या शामिल होंगी इसमें? स्कूल प्रबंधन जो है सूचना प्रणाली यानी स्कूल MIS शामिल होंगी, उपकरण, सामग्री और संसाधनों के डिजिटल रिपोजिटरी और व्यावसायिक विकास और सतत शिक्षा मंच और मार्गदर्शन, परामर्श और अन्य छात्र सहायता सेवाएं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे उपकरण शामिल होंगे, सामग्री शामिल होगी, मतलब और डिजिटल वे में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी और किस प्रकार से लेंगे बच्चे और उनका मतलब विकास किस प्रकार से होगा, सतत शिक्षा का मंच क्या होगा, ठीक है, उन्हें किस प्रकार से गाइडेंस दिया जाएगा इन सभी बारे में और छात्रों की किस प्रकार से सहायता की जाएगी, सभी चीज़ें उसी में आ जाएंगी, ठीक है। उसी चीज़ में ही मतलब उन सभी को एक सोर्स में ले लिया जाएगा। स्कूल MIS माध्यमिक विद्यालय प्रणाली के से संबंधित सभी सूचनाओं पर एकल खिड़की
समाशोधन ग्रह के रूप में उभरेगा। ठीक है, यह जानकारी अनुसंधान और विश्लेषण गतिविधियों की सुविधा और शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में मदद करेगी। ठीक है, कि किस प्रकार से नए नए अनुसंधान होंगे। ठीक है, जानकारी का विश्लेषित किस प्रकार किया जाएगा इस बारे में, और शिक्षा का मतलब विश्लेषण किस प्रकार होगा, मतलब शिक्षा सही है या हमें सही नहीं मिल रही है, तो इस सभी चीज़ों में निर्णय लेने में मदद करेगी। शिक्षा का दायरा MIS द्वारा विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षा को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षा का मान के चलिए अभी गाँवों में बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है ICT के, तो उसे इस प्रकार से बढ़ाया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल को इससे जोड़ा जाए। ठीक है, इसमें छात्र और शिक्षक ट्रेनिंग शामिल होंगे, बेटा ट्रेनिंग है। ठीक है, विशेष रूप से उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए, कि क्या क्या उनकी शैक्षणिक आवश्यकता है, बच्चे किस प्रकार से सीख पाएंगे, इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा। मानदंड तकनीकों के मानकों को भी परिभाषित करेंगे, जिसमें भाषा के फॉन्ट क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या है। ठीक है, ये सभी उसमें शामिल होंगे। क्या है, फॉन्ट, वर्ड प्रोसेसर, तकनीकी जो शब्द को सब मतलब वोकैबुलरी है वो सभी इसमें शामिल होंगे। सूचना सामग्री और संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए खुले मानक सुनिश्चित किए जाएंगे। यानी कि किस प्रकार से शिक्षा को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया जाएगा, किस प्रकार से शिक्षा को और भी ज़्यादा व्यापक किया जाएगा, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ठीक है, सभी सोर्स इसमें शामिल होंगे, सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, या मतलब स्टूडेंट से लेकर स्कूल मैनेजमेंट तक सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और सभी को शिक्षा की जो है वो बराबर रूप से शिक्षा की जो मतलब ये बोल सकते हैं विशेषताएं हैं। ठीक है, जो एक मतलब उनका मतलब जो शहरों के बच्चे उनको ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाते हैं, गुणवत्ता है। ठीक है, क्वालिटी है वो सभी को इक्वल मिलेगी। ठीक है, ये नहीं रहेगा कि शहरों को अच्छी शिक्षा मिलेगी शहरों के बच्चों को, और जो गांव के बच्चे उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए जो गुणवत्ता सभी के लिए इक्वल होंगी। अभी तक क्या है कि जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे अच्छे स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। आगे देखते बेटा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब देखते 1 सेकेंड। अच्छा बेटा, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इसको 9 जून 2000 में इस अधिनियम को इसे पारित किया गया। कब किया गया बेटा इसे? 1 सेकेंड, 9 जून 2000 को। ठीक है, अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया 9 जून 2000 को, और इसे 17 अक्टूबर 2000 को प्रभावी किया गया। ठीक है, मतलब जो इसे पारित कब किया गया था? 9 जून, ठीक है, और 2000 को। लेकिन जब ये प्रभावी हो गया था, मतलब अपने कार्यान्वयन में लग गया था, वो कब से? 17 अक्टूबर 2000 से। ठीक है, इस साइबर विधान को अपनाने से भारत साइबर कानून व्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया। ठीक है, क्या है, मतलब इस तरह की टेक्निक लाने वाला भारत दुनिया का 12वां देश बन गया। ठीक है, क्या मतलब कौन सा? 12वां। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं IT अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। इस IT नियम यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लाने के क्या उद्देश्य थे, क्या एम थे, वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इंटरनेट जो EDI और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से लेन देन के लिए वैध मान्यता प्रदान करने के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या E-कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ये संचार है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट डेटा इंटरेचे, ठीक है, इन सभी को क्या लेन देन के रूप में आमतौर पर E-कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? संचार के कागज आधारित तरीकों से, मतलब जो आज तो बहुत कम हो गया आज के टाइम में, लेकिन अब से पहले 20 साल पहले क्या था, किसी भी ऑफिस में जाओ, हर जगह, किसी भी स्कूल में जाओ, हर जगह क्या होता था? कागजों पर आधारित ही कार्य होते थे। ठीक है, तो उनको कागजी आधारित जो तरीके थे उनको कम करना और सूचना के भंडारण का उपयोग करना था। ठीक है, मतलब कागजों के उपयोग को कम करना और सूचना का जो भंडारण है, डाटा को इकट्ठा करना, ये सभी इसमें शामिल थे। सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक भरने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बैंक करके साक्ष्य अधिनियम, और क्या है 1891 में, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करने के लिए और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए। ठीक है, क्या क्या बेटा फिर से देखते हैं।
जो सरकारी एजेंसी, ठीक है, उनके जो दस्तावेज है उनको इलेक्ट्रॉनिक भरने, मतलब ये नहीं कि जैसे अब बिजली का बिल आपको जमा करना, ठीक है, तो आपको वहीं पे जाके जो मतलब उनका ऑफिस है, ठीक है, तो वहीं पे जाकर आपको लाइन में, एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, आप अपने फ़ोन के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप अपने मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से भी इसका पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा बैंकों में, ठीक है, और मतलब भारतीय दंड संहिता हो गई है, साक्ष्य अधिनियम होंगे, बैंकर के जो साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये बेटा एक साथ में, ठीक है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के 1934 में सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, संशोधित करके इनसे जो जुड़े मामले और इसके आकस्मिक उपचार करें, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इस चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। आगे देखते हैं बेटा, साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को गैरकानूनी प्रवेश, कमजोरी और साइबर डेलिंक्वेंट द्वारा इंटरनेट के माध्यम से परिवहन किए गए हमलों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को दर्शाती। क्या है बेटा, फिर से देखते हैं, 1 सेकेंड। जो ये साइबर सुरक्षा है ना, कंप्यूटर है, नेटवर्क डेटा का जो मतलब डेटा को गैरकानूनी रूप से मतलब चुरा लिया जाता है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये अधिनियम बना था, साइबर सुरक्षा, ठीक है। और मतलब किस प्रकार से साइबर हमलों से जो किसी भी कंप्यूटर को रोका जाए, ठीक, उन्हें किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, ठीक है, जो कंप्यूटर उनकी हैकिंग को किस प्रकार से रोका जाए, इन सभी प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं। ISO यानी 27001, क्या बेटा ये, 1 सेकेंड। अच्छा, ये चीज़ें आप नोट कर लेना बेटा, ये काफ़ी मतलब एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और डायरेक्ट ही पूछ ली जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो ये ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये मुश्किल पड़ जाती है। जैसे ISO हो गया, ठीक है, 27001, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक है। क्या बेटे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानक है, ठीक है, जो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बनाने, लागू करने और कार्य करने, निगरानी करने, समीक्षा करने, संरक्षण और सुधार करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। कि मतलब सूचना को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा, उसका मतलब उसके मैनेजमेंट करने के लिए उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा, किस प्रकार से जो सूचना वो कार्य करेगी, उसका जो निगरानी किस प्रकार करेंगे, उसकी समीक्षा किस प्रकार से होगी, उसका संरक्षण, और मतलब उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए एक मॉडल प्रदान करते हैं, ठीक है। भारत सरकार के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा नीति नामक एक रणनीति रूपरेखा प्रदान करता है। क्या है, जो भारत सरकार के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति नामक एक रणनीति रूपरेखा प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भारत की साइबर सुरक्षा किस प्रकार होगी, इस बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, ठीक है। इस सरकारी निकाय का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाना है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंटल निकाय है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके ऑफिस हैं, ठीक है, और मतलब जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं, कंपनीज हैं, इन सभी को साइबर हमलों से किस प्रकार बचा जाए, यही बताते हैं, यही इसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, ठीक है। आगे देखते बेटा, अभी देखते बेटा साइबर स्पेस क्या है। क्या है, किसके बारे में जानेंगे हम, साइबर स्पेस, ठीक है। साइबर स्पेस को एक जटिल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। क्या है, जिसमें लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच सहभागिता शामिल है, ठीक है, जिसमें लोग जो है वो सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच में आपस में सभी चीज़ें तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से एक दूसरे से ये उपयोग ले सकते हैं, लोग जो है सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ठीक है, उनसे सेवाओं को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और नेटवर्क के बीच विश्वव्यापी वितरण द्वारा बनाए रखा गया है, ठीक है। मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा मतलब ऑल वर्ल्ड में किस प्रकार से नेटवर्क का जो है जाल बिछाया गया, उस मतलब हर किसी तक उसकी कैसे पहुंच प्रदान की जाए, इसी सभी चीज़ों को इसमें मैनेजमेंट, इसका मैनेज किया जाता है, ठीक है। साइबर स्पेस आम लोगों, व्यापार, किस किस में, अभी 1 सेकंड बेटा,
हाँ, साइबर स्पेस आम लोगों, व्यापार, महत्वपूर्ण सूचना, बुनियादी ढांचे, सैन्य और सरकार आदि के लिए उपयोगी। ठीक है, जो साइबर स्पेस है वो सिर्फ ये नहीं कि आम लोगों के लिए या फिर किसी स्पेशल जगह के लिए, बल्कि ये आम लोगों के लिए, व्यापार मतलब जितने भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी हैं, ठीक है, मतलब जो जो सूचना के क्षेत्र हैं, और सेना के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है बेटा, आइए चलो अब इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। NMEICT का अर्थ है क्या है बेटा, बताना ज़रा, बताना ज़रा। हाँ, ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन है ये, या फिर सेकंड क्या है, ICT के माध्यम से E-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन है। थर्ड क्या है, ICT के माध्यम से E-कॉमर्स पर राष्ट्रीय मिशन है, या फिर फोर्थ क्या है, ICT के माध्यम से E-लर्निंग पर राष्ट्रीय मिशन है। तो बेटा नेशनल मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन फ्रॉम किससे, मतलब किससे एजुकेशन प्राप्त करना, ICT से। तो ये किसका है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर 1 है इसका बेटा करेक्ट आंसर। अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना, ठीक है, और आप इसकी मुझे फुल फॉर्म बताओगे। NMEICT की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को कमेंट करके। मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोग सीरियस हैं। आगे देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेटा 1 सेकेंड, ठीक है, अब बताना आप लोग। नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण और उन पर आधारित एप्लीकेशन के लिए ICT मुख्य साधन है। या फिर सेकंड क्या है, ICT सूचना और ज्ञान के प्रसार का समर्थन करता है, उस सामग्री को उस स्थान से अलग करता है जहां वह शारीरिक रूप से यानी फिजिकली वह वहां से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर थर्ड क्या है बेटा, अधिकांश ICT उत्पादों की डिजिटल और आभासी प्रकृति उनके लिए व्यय को अधिकतम करने की अनुमति देती है। तो ये तीनों बता दी मैंने। ठीक है, अब बताने इसमें से सही क्या है, इसका कोड मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट और सेकंड केवल, ठीक है, जो दूसरा वाला उसमें क्या है 1 और 3 केवल, और थर्ड क्या है 2 और 3 केवल, या फिर फोर्थ क्या है 1 2 3, ठीक है, तीनों ही है मतलब। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। इसका सही आंसर होगा, एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक, और इसका सही आंसर बताइए। देखा बेटा आपने, आया माइंड में क्वेश्चन जो इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, ठीक है, ओनली 1 और 2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जो 2 कथन उनको पढ़े, क्या क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबसेट माना जाता है। सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े का उपयोग करने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। बताइए ज़रा, क्वेश्चन को फिर से देख सकते, पढ़ सकते हैं आप लोग, और मुझे इसका सही आंसर बताइए। क्या बेटा इसका सही आंसर,